हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का डिस्कशन में मैं मीन प्रॉफिट के फर्दर कॉन्सेप्ट्स की बात करूंगा। सो क्या क्या हम लोग टॉपिक आज डिस्कस करवाने वाले हैं उनको एक बार देख लेते हैं। हम लोग देखेंगे मीन प्रॉफिट का असेसमेंट कैसे करती है कोर्ट, टेस्ट कैसे पता लगेगा कि मीन प्रॉफिट है या नहीं है, कुछ रूल्स प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे जो कि कोर्ट को गाइड करेंगी। प्रिंसिपल्स या कोर्ट उनका हेल्प लेगी इन ऑर्डर टू डिटरमाइन अ सूट फॉर मीन प्रॉफिट्स। इंटरेस्ट एंड डिडक्शन की बात करेंगे एंड डिडक्शंस की, इंटरेस्ट एंड डिडक्शंस ऑफ मीन प्रॉफिट्स। तो ये डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। सो फर्स्ट बात करते हैं असेसमेंट की कि असेसमेंट कोर्ट कैसे असेस कराएगी। तो पहली बात ये जानने की है कि मीन प्रॉफिट जो है उसमें एक कोई एक कांस्टेंट रूल जो है कोर्ट ने लेट डाउन नहीं किया है। ये कोर्ट केस के बेसिस पर डिटरमाइन करेगी। और ये ऐसा क्यों करेगी? बिकॉज मीन प्रॉफिट जो है बीइंग इन द नेचर ऑफ डैमेजेस होते हैं। तो मैंने क्या बोला कि जो मीन प्रॉफिट्स होते हैं मीन प्रॉफिट्स में कोई एक कांस्टेंट रूल नहीं लेट डाउन किया है। मीन्स नो कांस्टेंट रूल लेट डाउन बाय कोर्ट या लेट डाउन, ठीक है। और मीन प्रॉफिट में जो कोर्ट है वो असेसमेंट कैसे करेगी? सो कोर्ट असेस करेगी ऑन द बेसिस ऑफ केस, ओके। सो क्यों कांस्टेंट रूल लेट डाउन नहीं है? बिकॉज मीन प्रॉफिट्स जो हैं वो वाई, बिकॉज मीन प्रॉफिट्स जो होते हैं वो बीइंग द नेचर ऑफ डैमेजेस के नेचर होते हैं। बिकॉज कंपनसेशन पे करना डिफेंडेंट को, प्लेंटिफ को, बीइंग इन द नेचर ऑफ डैमेजेस, ओके। सो ये हम लोगों ने डिस्कस करा दिया कि मीन प्रॉफिट में कोई फिक्स रूल नहीं बना सकती कोर्ट। ये केस देख के पता चलेगा कि क्या चीज़ या फिर क्या डिटरमाइन या क्या असेसमेंट करना है मीन प्रॉफिट का। और ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज जो मीन प्रॉफिट है वो डैमेजेस के नेचर के होते हैं, बीइंग इन द नेचर ऑफ डैमेजेस। सो यहाँ से हम लोग एक फाइनल कंक्लूजन निकालते हैं कि असेसमेंट कैसे करेगी। असेसमेंट करने में कोर्ट ये नहीं देखेगी कि प्लेंटिफ ने क्या लूज़ किया है या क्या लॉस किया है। ये देखिए कि डिफेंडेंट ने असेसमेंट में व्हाट डिफेंडेंट हैज़ गेन्ड, क्या डिफेंडेंट ने गेन किया है या माइट हैव गेन्ड। अगर डिफेंडेंट एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस का पर्सन है सो उसने क्या गेन कर सकता है, माइट हैव गेन्ड बाय दिस। तो कोर्ट असेसमेंट करते हुए इन चीज़ों को देखेगी। अब बात करते हैं टेस्ट कि यहाँ पर ये जो डिफेंडेंट, अगर मैं आपको बताऊँ तो ये डिफेंडेंट क्या है, ये रॉन्गफुली पजेस कर रहा है प्रॉपर्टी को। सो रॉन्गफुली पजेस द प्रॉपर्टी। सो डिफेंडेंट रॉन्गफुली प्रॉपर्टी पजेस कर रहा है तो उसने क्या गेन किया है वो क्या गेन कर सकता है, इस फैक्टर को कोर्ट इस फैक्टर का कोर्ट असेसमेंट करेगी। कोर्ट ये नहीं देखेगी कि प्लेंटिफ ने क्या लूज़ किया है, कोर्ट ये देखेगी कि डिफेंडेंट ने क्या गेन किया है या क्या गेन कर सकता है। और ये डिफेंडेंट के बारे में क्या खास बात है कि उसने जो है प्रॉपर्टी को रॉन्गफुली पजेस कर रखा है। ये एक केस है सुप्रीम कोर्ट का
वो मैं लिख देता हूँ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टेटमेंट दिया है, हैरी एस ग्रे वर्सेस भागू मियाँ ये 1930 का केस है, ऑल इंडिया रिपोर्टर। सो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टेटमेंट किया जो मैंने आपसे बोला। सो यहाँ से असेसमेंट हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं टेस्ट की, कोर्ट टेस्ट, मीन प्रॉफिट का टेस्ट। सो अगर टेस्ट करना है कोर्ट को, या अगर हमें को टेस्ट करना है मीन प्रॉफिट्स का, ओके, हमें मीन्स कोर्ट्स। सो अगर कोर्ट्स कैसे टेस्ट करेंगे कि मीन प्रॉफिट्स हैं, तो कोर्ट्स ये देखेंगे कि ये नहीं देखेंगे कि क्या प्लेंटिफ ने लूज किया है, लॉस बाय प्लेंटिफ, ये नहीं देखेंगे। बट टेस्ट में ये देखा जाएगा कि डिफेंडेंट ने, जो कि रॉन्गफुली प्रॉपर्टी को पजेस कर रहा है, उसने क्या गेन किया है, हैज़ गेन्ड, और वो क्या गेन कर सकता है। तो हमने देखा कि असेसमेंट और टेस्ट सिमिलर आए, तो माइट हैव गेन्ड। और हमें पता है कि डिफेंडेंट रॉन्गफुली प्रॉपर्टी को पजेस कर रहा है। तो टेस्ट करते हुए, जब टेस्ट करेगी तो कोर्ट ये चीज़ चेक करेगी। अब बात करते हैं कि क्या प्रिंसिपल हैं जो कि कोर्ट को गाइड करेंगे। प्रिंसिपल्स कि अगर कोर्ट के पास एक सूट आया है मीन प्रॉफिट्स का, और या अगर कोर्ट जो है डिक्री पास करना चाह रही है मीन प्रॉफिट की, तो ऐसे कौन से प्रिंसिपल होंगे जो कि अमाउंट डिटरमाइन करेंगे, ओके, जो कि अमाउंट डिटरमाइन करेंगे, किसमें, मीन प्रॉफिट का अमाउंट डिटरमाइन करेंगे, ओके। और हमें पता है कि मीन प्रॉफिट क्या है, कंपनसेशन पेड टू द रियल ओनर। सो क्या प्रिंसिपल्स हैं, एक बार देख लेते हैं। सो पहला प्रिंसिपल चेक करेगी कोर्ट, फर्स्ट क्या है कि कोई नो प्रॉफिट, कि डिफेंडेंट ने रॉन्गफुली प्रॉपर्टी तो पजेस की है, बट पर्सन इन रॉन्गफुल पोजेशन, बट उसको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, तो कोर्ट इसको कंसिडर करेगी। कोर्ट ये भी देखेगी कि जो रियल ओनर है उसको प्रॉपर्टी रिस्टोर कर दी जाए, तो रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटस और प्रॉपर्टी, ओके। किसको, रिस्टोरेशन ऑफ डिक्री होल्डर को। डिक्री होल्डर वो होता है जिसके फेवर में कोर्ट डिक्री पास करती है। तो क्या बोला कि सेकंड में जो डिक्री होल्डर जिसको अपनी प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस कर दिया था, उसके स्टेटस को रिस्टोर कर दिया जाएगा, रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटस। ये सेकंड प्रिंसिपल है। और थर्ड प्रिंसिपल क्या है कि अगर डिफेंडेंट को, अगर ये डिक्री होल्डर को निकाला नहीं जाता अपनी प्रॉपर्टी से, दैट मीन्स कि वो अपनी एक्चुअली में प्रॉपर्टी पजेस करता, सो वो अपनी प्रॉपर्टी को किस तरह से यूज़ करता। सपोज़ कीजिए अगर मेरे पास लैंड है कोई, और उसमें मैंगो ट्रीज हैं बहुत सारे, तो मैं उनको कैसे यूज़ करता, दैट इज़ द यूज़ ऑफ माई प्रॉपर्टी। सो तो यूज़ ऑफ प्रॉपर्टी में बोला कि यूज़ ऑफ प्रॉपर्टी कब, जब डिक्री होल्डर उसको पुट करेगा। यूज़ ऑफ प्रॉपर्टी कब, जब कि डिक्री होल्डर himself was in possession, ऑफ प्रॉपर्टी। सो एक बार देख लीजिए ना, तो थर्ड यूज, नो प्रॉफिट, रिस्टोरेशन और यूज ऑफ प्रॉपर्टी अगर डिक्री होल्डर को डिस्पोजेस नहीं किया जाता, दैट मीन्स अगर वो रियली डिक्री होल्डर रियल ऑनर है अपनी प्रॉपर्टी का, सो वो अपनी प्रॉपर्टी को किस तरह से यूज़ करता, इसको बेसिस बना के कोर्ट जो है जजमेंट देगी। अब कुछ समझने की कोशिश करते हैं इसको थोड़ा एग्जाम्पल के फॉर्म में। सपोज कीजिए एक सूट फाइल किया है, एक सूट
कोर्ट में फाइल हुआ है टाइटल एंड पोजेशन का, टाइटल एंड पोजेशन का कोर्ट में सूट फाइल हुआ है, और इसमें क्या है कि एक पीस ऑफ लैंड है जो कि एक किराएदार ने या टेनेंट ने ऑक्यूपाई कर रखा है। तो दैट मीन्स अवर लैंड ऑक्यूपाइड बाय टेनेंट। एक एग्जाम्पल के फॉर्म में देख रहे हैं, एक सूट फाइल हुआ है प्लेंटिफ के थ्रू, दैट मीन्स जो इसका रियल ओनर है टाइटल एंड पोजेशन का, और क्या है कि कि एक लैंड है वो ऑक्यूपाई कर रखा है, ऑक्यूपाइड बाय टेनेंट। सो इस केस में कोर्ट जब मीन प्रॉफिट का अवार्ड पास करेगी तो वो किस फैक्टर को बेसिस बनाएगी। ओके, सो अगर कोर्ट मीन प्रॉफिट का अवार्ड, मीन प्रॉफिट का जो इसमें अवार्ड है वो किस बेसिस पे होगा, वो किस बेसिस पे होगा, वो रेंट के बेसिस पे होगा कि जितनी टेनेंट को कितना रेंट देना पड़ेगा, ना कि इस बेसिस पे होगा कि क्या प्रॉपर्टी की वैल्यू है और क्या प्रोड्यूस हुआ है उसमें, बेसिस ऑफ प्रोड्यूस और प्रॉपर्टी और वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। ओके, सो देख लेते हैं क्या बोला कि अगर ये सूट है टाइटल इन पोजेशन का और कोई लैंड ऑक्यूपाई कर रखा है टेनेंट ने, तो मीन प्रॉफिट जब अवार्ड करेगी कोर्ट तो वो रेंट को बेसिस बनाएगी, ना कि वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी और बेसिस ऑफ या क्या प्रोड्यूस हुआ है या कि उस लैंड से क्या प्रोडक्ट जो है ग्रो कर सकते हैं उसको बेसिस, और वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी को बेसिस नहीं बनाएगी। अब इसके बारे में थोड़ा और आगे पढ़ लेते हैं। तो इसी केस में अगर हम लोग बात करते हैं तो मीन प्रॉफिट्स जो हम लोगों ने इसमें देखा था कि मीन प्रॉफिट बेसिस ऑफ रेंट बनाया जा रहा है, तो थोड़ा इसको समझ लेते हैं। तो मीन प्रॉफिट में अगर बेसिस बनाया जा रहा है, मीन प्रॉफिट में बेसिस बनाया जा रहा है रेंट का, और रेंट दो टाइप से हम लोग बोल सकते हैं कि स्टैंडर्ड रेंट और मैक्सिमम रेंट, मैक्सिमम रेंट। ओके, सो ये जो लैंडलॉर्ड ले सकता है, ओके, दैट मीन्स लैंडलॉर्ड कुड रिसीव्ड, लैंडलॉर्ड कुड रिसीव, अगर वो फ्रेशली जो उसका लैंड है वो अगर किराए पे दिया जाता, सो लैंडलॉर्ड अगर फ्रेशली अपना लैंड किराए पे देता तो वो रेंट का बेसिस दो बेसिस पे, बेसिस ऑफ रेंट, हम लोग बेसिस ऑफ रेंट टू बेसिस पे बना सकते हैं कि स्टैंडर्ड रेंट क्या चल रहा है या मैक्सिमम रेंट का क्या चल रहा है। बट स्टैंडर्ड रेंट एक रेलेवेंट फैक्टर है, रेलेवेंट फैक्टर, आई एम सॉरी, बट ये डिसाइसिव नहीं है। दैट मीन्स इसके बेसिस पर कोर्ट सोलली इसके बेसिस पर डिसीजन, स्टैंडर्ड रेंट के बेसिस पर डिसीजन नहीं ले सकती, बट ये रेलेवेंट है। मोस्टली इसको यूज़ किया जाता है स्टैंडर्ड रेंट को मीन प्रॉफिट को अवार्ड देने में। सो तो क्या समझे हम लोग ये समझे कि इसमें एक फैक्टर और इंक्लूड करवाते हैं कि अगर मीन प्रॉफिट है, मीन प्रॉफिट्स हैं तो उनको एसेस करना है। तो मीन प्रॉफिट जो एसेस होता है वो एसेस होगा ऑन द बेसिस ऑफ मोर प्रॉफिटेबल क्रॉप्स। ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑन द बेसिस ऑफ
मोर प्रॉफिटेबल क्रॉप्स, मोर प्रॉफिटेबल क्रॉप्स। सपोज कीजिए, एक एग्जाम्पल के फॉर्म में हम लोग देखते हैं, ये टेनेंट ने टेनेंट की बात हम लोग करते हैं, और ये सेम लैंड की बात करते हैं, ये लैंडलॉर्ड। तो ये टेनेंट और ये लैंडलॉर्ड। सो अगर इसी सेम पीस ऑफ लैंड में टेनेंट ने इंडिगो, जो कलरिंग डिवाइस होती है, इंडिगो प्लांट को उगाया है, बट लैंडलॉर्ड उसमें शुगर केन्स या चावल या व्हीट, शुगर केन्स उगाता, तो क्या होता? तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जो मीन प्रॉफिट्स है वो ऑन द बेसिस ऑफ मोर प्रॉफिटेबल क्रॉप्स जो है वो कोर्ट असेस करेगी। सो एग्जाम्पल के फॉर्म में सपोज कीजिए एक टेनेंट जिसने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है लैंड को, वो इंडिगो प्लांट लगा रहा है, बट अगर रियल ऑनर मीन्स उसका लैंडलॉर्ड उस पर शुगर केन ग्रो करता, तो ऑब्वियसली शुगर केन एक ज़्यादा प्रॉफिटेबल क्रॉप है कंपैरेटिव टू इंडिगो, या राइस एक मोर प्रॉफिटेबल क्रॉप है कंपैरेटिव टू इंडिगो। सो कोर्ट शुगर केन के बेसिस पे, शुगर केन में कितना प्रॉफिट होता लैंडलॉर्ड को, उसके बेसिस पे अवार्ड देगी, ना कि इंडिगो के बेसिस पे कितना अवार्ड होगा उसको देगी। ओके, सो मोर प्रॉफिटेबल क्रॉप के बेसिस पे कोर्ट अवार्ड देगी। ये सुप्रीम कोर्ट का केस है, हैरी एस ग्रे वर्सेस भागुमिया। इसमें प्रिवी काउंसिल का जजमेंट है, और प्रिवी काउंसिल ने ये स्टेटमेंट कहा था कि जो मीन प्रॉफिट है वो मोर प्रॉफिटेबल क्रॉप के बेसिस पे कोर्ट देगी। अब बात करते हैं इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट एंड डिडक्शन की। सो इंटरेस्ट एक इंटीग्रल, और हम लोग बात कर रहे हैं इंटरेस्ट की। सो इंटरेस्ट एक इंटीग्रल पार्ट है, दैट मीन्स मीन प्रॉफिट का एक एसेंशियल पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट किसका? मीन प्रॉफिट्स का। और इंटरेस्ट जो है वो मीन प्रॉफिट के कंप्यूटेशन में अलाउ होना चाहिए। ओके, इन मतलब इंटरेस्ट मस्ट बी अलाउड इन कंप्यूटेशन ऑफ मीन प्रॉफिट्स। ओके, और क्या क्या बोला इंटरेस्ट के बेसिस पे कोर्ट ने? तो फर्स्ट कि जो रेट है, इंटरेस्ट का रेट, वो कोर्ट के डिस्क्रिशन पे डिपेंड करेगा, यानी कोर्ट डिटरमाइन करेगी कि कितना इंटरेस्ट डिफेंडेंट को पे करना है, मतलब एज अ मीन प्रॉफिट प्लेंटिफ को। डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट पे रेट डिपेंड करता है, बट ऐसा नहीं कि कोर्ट कोई सा भी रेट फिक्स कर दे। मैक्सिमम जो होगा वो, मैक्सिमम जो रेट होगा वो 6% पर एनम तक होगा, पर ईयर। और ये जो इंटरेस्ट है वो कब तक अलाउ होगा? जब तक कि पेमेंट हो नहीं जाता। ओके, मतलब हम लोग बोलेंगे कब तक अलाउडेड होगा, ये कब तक चलेगा ये इंटरेस्ट? अलाउडेड, ये इंटरेस्ट अलाउ होगा टिल द डेट ऑफ पेमेंट। टिल द डेट ऑफ पेमेंट। तो ये चीज़ें कोर्ट देखेगी। रेट कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पर डिपेंडेंट है, मैक्सिमम 6% पर एनम लगाएगी, और ये तब तक चलेगा जब तक कि पेमेंट नहीं हो जाता डिफेंडेंट
जब तक प्लेंटिफ को पेमेंट नहीं कर देता तब तक ये टिल द डेट ऑफ पेमेंट ये चलेगा। ये जो बात कही सुप्रीम कोर्ट ने, ये कही लूसी, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ऑलरेडी हम लोगों ने मेंशन किया है, लूसी वर्सेस मरियप्पा। लूसी वर्सेस मरियप्पा का 1979 का केस है, इसमें कोर्ट ने ये स्टेटमेंट दिया। ओके, अब बात करते हैं डिडक्शंस की, कि कोर्ट क्या डिडक्शंस करेगी जब ये इसको अवॉर्ड करेगी। सो बात करते हैं डिडक्शन की। ओके, सो डिडक्शन में ये याद रखिए, हम लोग बात करते हैं कि जो मीन प्रॉफिट्स होंगे वो नेट प्रॉफिट्स होने चाहिए। मीन्स मीन प्रॉफिट शुड बी नेट प्रॉफिट्स, शुड बी नेट प्रॉफिट्स। ये सुप्रीम कोर्ट का केस है, आई एम सॉरी, ये प्रिवी काउंसिल का केस है, मैं पहले लिख देता हूँ। ये है दक्षिणा वर्सेस सरोदा, 1993 का केस है, जिसमें प्रिवी काउंसिल ने बोला कि जो मीन प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट्स होने चाहिए, ना कि ग्रॉस प्रॉफिट्स। नेट प्रॉफिट का मतलब सारी चीज़ें घटा के, क्योंकि अगर किसी टेनेंट ने कोई लैंड ऑक्यूपाई भी किया है, सो उसको काफ़ी चीज़ें, इवन दो उसको प्रॉफिट हो रहा है, बट उसे काफ़ी चीज़ें खर्च भी करनी पड़ेंगी। उसको लैंड रेवेन्यू देना पड़ेगा, उसको रेंट देना पड़ेगा, उसको सेस देना पड़ेगा, कटाई क्रॉप की अगर उसको रीपिंग करवानी पड़ेगी, और कल्टीवेशन क्रॉप को बोना पड़ेगा, उसमें भी उसका खर्चा आएगा, उसको लेबर को खर्चा देना पड़ेगा, और रेंट की कलेक्शन के लिए और ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इतनी सारी चीज़ों के लिए उसको पैसा खर्च करना पड़ेगा। दैट मीन्स प्रॉफिट अगर उसके पास 100 का आया है तो उसको ये 30 रुपीज़ मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये खर्च करने पड़ेंगे। तो 100 तो उसका ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, और 100 माइनस 30 जो उसने खर्चा कर दिया, वो 100 माइनस 30 70 उसका नेट प्रॉफिट हो गया। तो कोर्ट ने बोला, आई एम सॉरी, कोर्ट ने बोला कि मीन प्रॉफिट जो है वो नेट प्रॉफिट्स होने चाहिए, ना कि ग्रॉस प्रॉफिट होने चाहिए। ओके, सो कोर्ट क्या करेगी, देखिए इसमें अगर मैं इसको एज ए फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखूं तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट अलाउ करेगी, क्या अलाउ करेगी, डिडक्शंस। डिडक्शंस अलाउ करेगी कोर्ट, कहाँ से, ग्रॉस प्रॉफिट से। ओके, और ये ग्रॉस प्रॉफिट किसके, डिफेंडेंट के ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, क्योंकि ये प्रॉफिट हुआ है डिफेंडेंट को, क्योंकि इसने लैंड को ऑक्यूपाई किया है। ओके, और ये जो डिफेंडेंट है वो प्रॉपर्टी के रॉन्गफुल पोजेशन में है, रॉन्गफुल पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो क्या बोला मैंने कि कोर्ट जो है अलाउ करेगी कि ये डिडक्शन किए जाएं। दैट मीन्स जो मैंने एग्जांपल दिया था कि डिफेंडेंट को ग्रॉस प्रॉफिट हुआ 100 रुपीज़ का, तो कोर्ट 30 रुपीज़ का डिडक्शन अलाउ करेगी, क्योंकि ये 30 रुपीज़ इसने खुद बेयर किए हैं, खुद इसने रेंट और ये ट्रांसपोर्टेशन और इन चीज़ों में खर्चा किया है। सो कोर्ट जो है अलाउ करेगी ऐसे डिडक्शन को ग्रॉस प्रॉफिट्स में से। तो जब ऐसे डिडक्शन ग्रॉस प्रॉफिट्स में से हट जाएंगे तो जो प्रॉफिट बचता है उसको नॉट नेट प्रॉफिट बोलते हैं। इसीलिए मैंने ये फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा कि जो मीन प्रॉफिट्स हैं वो नेट प्रॉफिट्स होने चाहिए। सो देखिए यहाँ पर ध्यान से कि डिफेंडेंट जो है वो आपकी रॉन्गफुल पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी में है। यहाँ पे देख लेते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या क्या है। ग्रॉस प्रॉफिट जैसे मैंने आपको बताया कि क्या क्या देना पड़ा, उसको लैंड रेवेन्यू देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, उसको रेंट देना पड़ेगा, उसको सेस देना पड़ेगा, उसको कल्टीवेशन और रीपिंग का चार्ज देना पड़ेगा, उसमें खर्चा करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ, क्योंकि वो खरीद के लाएगा और रीपिंग हार्वेस्टिंग और कल्टीवेशन और रीपिंग करवाएगा। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन
एंड रीपिंग। फसल पक जाएगी तो उसकी रीपिंग करवाएगा और कलेक्शन कराएगा रेंट का। ओके, कलेक्शन या फिर चार्जेस बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ रेंट। ओके, आई एम सॉरी, कलेक्शन नहीं, चार्जेस, चार्जेस फॉर कलेक्टिंग रेंट, कलेक्शन ऑफ रेंट। तो कितने चार्जेस उसको रेंट कलेक्शन में लगे, साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन भी हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ग्रॉस प्रॉफिट्स में आती हैं। ओके, ये ग्रॉस प्रॉफिट में इंक्लूडेड हैं, तो इनको हटाना पड़ेगा। तो जब ये डिडक्शंस को हटा देती है, ये सारे देखिए डिडक्शंस हैं, तो ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर ये डिडक्शन हट जाते हैं तो हमारा नेट प्रॉफिट बचता है। सो ये कोट करेगी जब मेन प्रॉफिट ये अलाउ या अवॉर्ड करेगी। सो ये एक फेमस केस दक्षिणा वर्सेस सरोदा का है। सो हम लोगों ने, मैंने आपको असेसमेंट बता दिया, टेस्ट बता दिया, प्रिंसिपल्स बता दिए मीन प्रॉफिट्स के, इंटरेस्ट और डिडक्शंस बता दिए। सो इसी के साथ गाइस मेरा एक पार्ट कंप्लीट हो जाता है मीन प्रॉफिट का पूरी तरह से। और हमारे ये फंडामेंटल, जिसको हम लोग डेफिनेशन क्लॉज बोलेंगे, जो सेक्शन 2 ऑफ सीपीसी में डिफाइंड है, वो मैंने आज पूरा कंप्लीट करवा दिया है। अब जो नेक्स्ट वीडियोस में बनाऊंगा वो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, वो हमारा टॉपिक होगा ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोड्स। और इसमें सीरीज़ ऑफ वीडियोस में बनाऊंगा आफ्टर लेक्चर 20। लेक्चर 21 से मेरे जो वीडियोस हैं वो ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोड पे बनेंगे। तो तब तक के लिए अगर आपको ये मेरा चैनल, मेरी आज की वीडियो पसंद आती है तो गाइस आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और कमेंट करें। हम नेक्स्ट वीडियोस में अब नए पार्ट को डिस्कस करेंगे डेफिनेशन क्लॉज से हट के, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोड। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।